हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज जो हमारी यह क्लास है, यह हिस्ट्री की क्लास है, मतलब जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लास है। और यह क्लास यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए और लोअर पीसीएस इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब यूके पीएससी के लिए ख़ास तौर पर यह हिस्ट्री की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम हो, चाहे वह हिस्ट्री नेट का एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री नेट का, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूके पीएससी ऐसी मतलब जो थोड़ा सा बड़े एग्ज़ाम है उनके लिए भी, उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका इसमें स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम लगभग 20 प्रश्नों को लेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे थोड़ा बहुत, जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से और जितना महत्वपूर्ण तथ्य ज़रूरी है उन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, बल्ख व बदख्शां पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है यह क्या है, बल्ख व बदख्शां पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से जो कथन सही है वो यह है कि पहला कथन है, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपने पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, बिल्कुल सही। अगला है, शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासक नज़र मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी, ये भी यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ये भी सही है। बाकी जो शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बिठाना चाहता था, यह गलत है। और अगला है, क्योंकि दारा शिकोह को वह वहाँ का नहीं, वो दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी उसने घोषित किया था, तो यह तो बिल्कुल गलत है। अगला है, शाहजहां शाहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहता था, यह भी गलत है। तो मतलब ये दोनों ही, औरंगजेब तो इस समय पर दक्षिण भारत में था तो उसको यह देना नहीं चाहता था कुछ भी इस तरह का। तो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले जो ये बल्ख व बदख्शां हैं इनके बारे में चर्चा है। शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज़्बेक हमलों और बलूच और अफ़गान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। इसकी एक प्रमुख इच्छा थी शाहजहां की कि वे अपनी पैतृक भूमि जो यह इनकी पैतृक भूमि एक तरह से अपनी पैतृक भूमि को प्राप्त कर सके, जिसके लिए इन्होंने मुराद के नेतृत्व में, मुराद भी क्या है, शाहजहां का ही एक पुत्र है। शाहजहां के 4 पुत्र थे तो मुराद भी है इसमें। तो मुराद जो है पहला था दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और ये औरंगजेब, इस तरह से 4 पुत्र थे इसके। तो इसने क्या करा था, मतलब कि पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त कर सके, जिसके लिए इन्होंने शाहजहां ने क्या किया, मुराद के नेतृत्व में बल्ख व बदख्शां के शासक नज़र मोहम्मद को दंड देने के लिए भेजा और यहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। केवल 1 और 2 इसमें सही हैं, बाकी दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था। तो फरमान जो था यह किसके द्वारा जारी किया जा सकता था, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजाओं द्वारा जारी किया जा सकता था। प्राचीन काल में, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं, प्राचीन काल में शासन करने वाले राजाओं द्वारा प्रजा, सैनिक व अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था, एक तरह से मतलब राजाज्ञा। इस फरमान को मानने के लिए सभी बाध्य होते थे। जो इस फरमान को मानने से इनकार कर देता था, राजा उन्हें दंड का भागीदार, मतलब दंड देता था, एक तरह से दंड दिया जाता था, दंड का वह आदमी भागीदार होता था। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत व मुगल शासकों में अत्यधिक देखे गए। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत व मुगल वंशी शासकों में अत्यधिक देखा गया। मतलब दिल्ली सल्तनत आप जानते ही होंगे, 1206 में किसने स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से 1526 तक रही, इब्राहिम लोदी तक। 4 वंश आए इसमें, आप जानते होंगे। तो उन 4 वंशों में अब अंतिम जो था कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने क्या किया, मतलब पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत के जो 4 वंश थे, जैसे उन 4 वंशों में मतलब दास वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, उसके बाद लोदी वंश, सैयद वंश, 5 वंश थे, सॉरी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। मतलब पहला दास वंश था, दूसरा कौन सा था, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश, इस तरह से थे 5 वंश। इन 5 वंशों के बाद फिर कौन आए, मुगल आए थे। तो मुगलों का टाइम पीरियड क्या था, थोड़ा हम चर्चा यहाँ पे डिटेल में करेंगे। मुगलों का टाइम पीरियड 1526 से एक तरह से कब तक था, 1858 तक। ध्यान रखिएगा, महारानी का जो घोषणा पत्र था उसके द्वारा मुगल शासन को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर इतने लंबे समय तक यह घोषणा थी। तो जो यह फरमान जारी करने वाली बात है, यह राजाओं द्वारा जारी की जाती थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों द्वारा जारी की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको जूम कम करके देखते हैं।
ताकि किया जाए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे के तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अलावा, यह प्रश्न सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किया। यहाँ पर तर्क क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण और भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। तो इस प्रश्न में कथन और कारण बताना है, तो यह देखते हैं। तो अगर हम कथन को देखें तो कथन तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य मतलब ऐसा नहीं था जिसने यह किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर कथन यह बिल्कुल सही है। और तर्क यहाँ पर जो है, तर्क भी यहाँ पर सही है। डॉक्टर अंबेडकर का यह संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें को खुद भी एक दलित वर्ग से संबंधित थे, तो उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, मतलब ऐसी व्यवस्था के विरोध में थे, मतलब जो यह समाज में ऐसी व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था उनका जीवन, जिसने उन्हें और उनके लोगों के सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक बहिष्करण मतलब समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया गया था। भौतिक वंचना, भौतिक जो साधन थे जैसे पानी का नल या मंदिर, मतलब इस तरह की जो भी चीज़ थे उनमें जाने नहीं दिया जाता था, तो इसके खिलाफ। और दूसरा है क्या है? और सामाजिक आघात, सामाजिक रूप से आघात करना, मतलब किसी उत्सव में या किसी बड़े प्रोग्राम में इस तरह से उन लोगों को ना आने देना, तो इस तरह से जो अपमान किया जाता है, अपमान की ओर धकेला था। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही हैं। बाबा साहब ने इन दोनों ही कामों को किया था। तो इस प्रश्न के हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। और तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा कि मतलब इस प्रश्न का, तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर ही है, तो यह है। अब थोड़ा सा हम इसकी और चर्चा कर लेते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इनके बारे में तथ्य होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान थे, एक समाज सुधारक थे, नेता थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनके 3 गुरु थे, मतलब 3 महापुरुषों को इन्होंने अपना गुरु माना था, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले थे कौन? गुरु थे इनके महात्मा बुद्ध थे, फिर दूसरे कबीर थे, तीसरा ज्योतिराव फुले थे। तो इन तीनों ही लोगों ने, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले जो थे, इन सभी लोगों ने दलित वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया। परंतु अंबेडकर जी ने इन्होंने प्रयास किया, अम्बेडकर जी ने, इनके बाद अंबेडकर जी ने इनको मतलब इस प्रयास को गति प्रदान करी। तो गति प्रदान की और दलित लोगों को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना, सामाजिक आघात और अपमान से निकालने के लिए नए कानून बनाए थे इन्होंने। किसने? बाबा साहब ने नए कानून बनाए। उन्होंने 1927 में सार्वजनिक पेयजल संसाधनों तक अस्पृश्यता और जासूसी की पहुंच के खिलाफ सक्रिय आंदोलन चलाया और हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया। जो बाबा साहब को क्या बनाया गया? केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया 15 अगस्त 1947 को, और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और जिन्हें भारत के लिए संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली थी। तो यह कुछ अन्य बातें थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? तो वतन जागीर की अवधारणा किसके समय में अस्तित्व में आई थी? तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अकबर के समय पे अस्तित्व में आई थी। एक्चुअली है क्या कि ये जो मनसबदार होते थे अकबर के समय में, मनसबदारी जो व्यवस्था थी, मतलब मनसबदारी जो व्यवस्था थी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मनसबदारी एक सिस्टम था अकबर के समय में। एक तरह से जो मनसब, किसी भी व्यक्ति को अकबर के अगर प्रशासन में, राजनीति, मतलब अकबर के वहाँ अगर किसी को प्रवेश चाहिए तो उसे अपनी सैन्य योग्यता पहले दिखानी पड़ती थी, मतलब अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती थी। उस प्रतिभा के हिसाब से उसको मनसब दिए जाते थे। तो मनसब ऐसा है जैसे आप एक समझ सकते हैं, कोई पुलिस का सिपाही है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हेड कांस्टेबल आ जाएगा, ऐसे SI, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कमिश्नर तक जाते हैं। तो ऐसे ही मुगल काल में क्या था, जैसे जो सबसे नीचे सिपाही है, माना उसको 50 मनसब दे दिए या 10 मनसब दे दिए, उससे बड़े वाले को ऊपर, इस तरीके से होता था। तो जो सिपाही, एक कांस्टेबल होता है, उसको एक छोटी सी बीट एरिया उसकी होती है। लेकिन जो मतलब जो ऊपर इससे हेड कांस्टेबल होता है, उसकी थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, कमिश्नर का पूरा क्षेत्र आ जाता है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो अगर यहीं पर क्या होता था, जो उसे मनसब प्रदान
प्रदान कर दिया जाता था। जैसे किसी को 25 मनसब दे दिए तो वहाँ पर उसको 25 मनसब दे दिए, तो एक तरीके से 25 मनसब जो उसको प्रदान किए गए हैं तो वह उसके मतलब मनसब के हिसाब से ही उसको घोड़े रखने होते थे, सैनिक मतलब रखने होते थे, घुड़सवार रखने होते थे। तो इस तरह से ये मनसबदारी सिस्टम था अकबर के वहाँ प्रवेश का। अकबर के वहाँ चाहे बीरबल हो, अबुल फजल हो, कोई भी जो हो वह उसको अपनी सैन्य दक्षता दिखानी पड़ती थी और प्रवेश तभी दिया जाता था। बाद में मनसबदारी व्यवस्था ही मुगलों के पतन का कारण भी बना आगे, क्योंकि इसमें परिवर्तन कर दिए थे। दुआ हस्पा, सिंह हस्पा, इस तरह की कुछ चीज़ें जहांगीर ने जोड़ दी थी जो इनके पतन का भी कारण बनी। तो यहाँ पर अकबर जो थे इन्होंने क्या करा, वतन जागीर की अवधारणा को अस्तित्व में लाया। मनसबदारों का वेतन जो दिया जाता था वह नगद व जागीर दोनों रूप में देने की व्यवस्था थी। एक तो नगद दे दिया जाता था मनसबदारों को, उन्हें जागीर दे दी जाती थी, एक क्षेत्र दे दिया जाता था और मतलब कह दिया था कि आप यहाँ से टैक्स कर वसूलो और वहाँ से मतलब अपनी सेना अपने उसका खर्चा निकालो और अपने के लिए भी मतलब अपना खर्चा भी बचाओ। तो इस तरह से था। तो अकबर के कार्यकाल के समय मनसबदारों के मरने पर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जब्त कर लिया जाता था। इस प्रकार मनसबदार का पद आनुवंशिक नहीं था। मनसबदारों की जागीरें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर दी जाती थी। मतलब मनसबदारों की जो जागीरें थी बदल दी जाती थी, वंशानुगत नहीं था। आज मनसबदार यहाँ का है तो दूसरे जरूरी नहीं हो यहीं का रहे, थोड़े समय बाद उसको दूसरी जगह भी भेज दिया जा सकता था। तो ऐसे जागीरों को, तो ऐसी जागीरें जो मतलब मनसबदारों की जागीरें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर दी जाती थी, ऐसे जागीरों को क्या कहते थे, वतन जागीर कहते थे। ध्यान रखिएगा, वतन जागीर। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में यह नियम बनाया गया कि किसी भी मनसबदार का सवार पद उसके जात से अधिक नहीं हो सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में, अंतिम वर्षों में 1605 में आप जानते हैं अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु के मतलब उससे थोड़ा समय पहले यह नियम बनाया गया कि किसी भी मनसबदार की जो मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता। सवार पद मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आपने एक क्षेत्र दे दिया और घोड़े आपने मतलब जो सवार पद हैं वो ज़्यादा, मतलब जैसे आपके पास अगर जात आपकी पदवी, जात मतलब एक तरह से जो आपको पद दिया गया है, माना आपको 5000 की दी गई है, 2000 की जात दे दी गई, तो एक तरह से तो जात पद आपका 2000 का, ऐसा नहीं कि तो आप घोड़े ज़्यादा रखेंगे, आपके घोड़े हमेशा मतलब आपके जात पद से कम होंगे, घोड़े 1000 ही होंगे। ऐसा नहीं कि घोड़े 3000 हैं। बाद में जहांगीर इसमें चेंज करता है तो सवार पदों को चेंज कर देता है, तो इस तरह से व्यवस्था एकदम से लुढ़क जाती है, ख़त्म हो जाती है। यही मुगलों के पतन का कारण भी बनती है। तो अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में ध्यान रखना है, मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता, यह व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला कथन तो है, इनका सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। बिल्कुल, यह उनका मूलभूत सिद्धांत उनकी क्या थी, मानवता थी। मतलब सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत क्या थी, मानवता थी। और इसमें अगले तथ्य हैं, इनके अगले तथ्य है, वे प्राचीन शास्त्रों की पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादना में विश्वास नहीं करते थे। यह गलत है। मतलब वे प्राचीन शास्त्रों की मतलब पुनर्व्याख्या, दोबारा से उनका अनुवाद या किसी तरह से उनकी दोबारा व्याख्या की गई थी, उसकी प्रभावोत्पादना में विश्वास नहीं करते, मतलब उसके प्रभावों पर विश्वास नहीं करते थे। ये गलत है, वो विश्वास करते थे। तीसरा है, उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया। बिल्कुल, उन्होंने मानव समानता पर आधारित समाज सुधार के लिए कार्य किया। तो बिल्कुल सही। तो देख लेते हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ACD इसका सही ऑप्शन होगा, ACD। थोड़ा सा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में अन्य तथ्यों को भी जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल में पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य जैसे हमने देख ही लिए हैं। एक तो है, उन्होंने विधवा विवाह कानून और नारी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सामाजिक सुधार बौद्धिक जागरण के लिए मानवता के मूलभूत सिद्धांत को दिया। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्हें मानव समांतर पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए और गरीबों और दलितों का संरक्षक माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के अहवल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है। तो जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का अहवल अभिलेख है, यह कर्नाटक के बीजापुर में एक जगह है, बादामी के निकट अहवल नाम के स्थान है। तो वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ चालुक्य राजा पुलकेशिन का, तो इसलिए इसको अहल अभिलेख कहा जाता है। तो इसमें इसका रचयिता कौन था, रवि कीर्ति, मतलब एक तरह से दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का। इसने इसकी मतलब रचयिता था इसका, इसने इसका निर्माण किया था। तो जब इसने इसका निर्माण किया तो इसने अपने राजा की इसमें काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की हैं। तो अब इसमें जब तारीफ़ करी है तो इसमें इसने दो तरह के
मतलब क्या है, इसने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? तो इसने दो लोगों के, भारवी और कालिदास के समान अपने को, मतलब इनके समान, इसका रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? भारवी और कालिदास के। थोड़ा सा ऐहोल अभिलेख के मतलब जो ये है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल सी और डी यह सही होंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल सी और डी। अब जो ये यहाँ मतलब यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख जो प्राप्त हुआ है कर्नाटक के बीजापुर में, इसका रचयिता जैन कवि था। यह रवि कीर्ति कौन था? इसका रचयिता यह जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का भी वर्णन है। मतलब हर्षवर्धन जब नर्मदा के पास इनका युद्ध हुआ था, जैसे माना ये हमारा भारत का मैप है, तो यहाँ नर्मदा नदी बहती है, आप जानते हैं, मतलब मैप एकदम स्केल पे नहीं है ऐसा, इससे वो मतलब ये मत कहिएगा कि ये गलत उस पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी यहीं विंध्याचल आप जानते हैं, तो यहीं युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इसको समझिएगा। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय जो यहाँ इस एरिया में था, तो यहाँ पर इन दोनों का युद्ध, हर्ष था कन्नौज इस एरिया में, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से जब आया, थानेश्वर नरेश बोलते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का युद्ध हुआ। तो हर्ष का जो कवि था उसका नाम क्या था? बाणभट्ट। तो इसने बाणभट्ट था, बाणभट्ट ने हर्ष की बहुत तारीफ करी है, लेकिन उसने ये वर्णन नहीं किया अपने, जो बाणभट्ट ने जो लिखी है हर्ष चरित्र, उसमें ये नहीं बताया है कि मतलब कि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, ये उसने वर्णन नहीं किया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये उसने नहीं किया, जबकि हराया था। ये कहा है कि हाँ एक वीर राजा दक्षिण भारत में भी था, तो ऐसा वर्णन किया। इसी तरह से इसका जो कवि था वो कौन था? रवि कीर्ति। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसका जो कवि था कौन था? मतलब दरबारी में इसका रचयिता जो ऐहोल अभिलेख है वो रवि कीर्ति था, जैन कवि था एक तरह से। तो इसने क्या करा? मतलब पराजय का वर्णन किया हर्ष के। इसी से पता चलता है एक तरह से कि हर्ष को इसने पराजित किया था, हर्ष को पराजित किया था करके पता चलता है। इस अभिलेख में कवि ने कालिदास और भारवी के नामों का भी उल्लेख किया है, तथा पुलकेशिन द्वारा एक और चीज़ का वर्णन किया है। पुलकेशिन द्वारा विजित लाट, मालव, गुर्जर देश के राजाओं का भी, लाट, मालव, गुर्जर देश के राजाओं का वर्णन किया है। इसे ध्यान रखिएगा, लाट, मालव, गुर्जर देश के इसी अभिलेख में वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सीधे सीधे ये तो आपको एक तरीके से याद ही कर लेनी चाहिए एग्जाम के लिए। एक तरफ इतिहास दर्शन शास्त्री है, दूसरी तरफ कृतियाँ हैं। तो माइकल फूको जो हैं, इन्होंने जो माइकल फूको, इन्होंने क्या मतलब मिलान करते हैं इसका, इन्होंने कौन सी इनकी कृति है? इनकी कृति है माइकल फूको द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यह इनकी कृति है। एडवर्ड सईद जो है, एडवर्ड सईद, इनकी क्या कृति है? इनकी कृति है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। हेडन वाइट की क्या है? मेटा हिस्ट्री। और मार्क ब्लॉक की क्या है? हिस्टोरियंस। क्या है? हिस्टोरियंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस तरह से माइकल, एक बार और देख लेते हैं। माइकल फूको की क्या है? द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एडवर्ड सईद, इनकी क्या है? कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आए हुए हैं। हेडन वाइट, इनकी क्या है? मेटा हिस्ट्री। और मार्क ब्लॉक की क्या है? हिस्टोरियंस क्राफ्ट। तो यह इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो हम देखते हैं इनके ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। निम्नलिखित में से किसने इतिहास की उपयुक्त परिभाषा दी है? तो ये किसने? जीपी गूच ने यह परिभाषा दी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जॉर्ज पीबी गूच एक ब्रिटिश पत्रकार, इतिहासकार, लिबरल पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। गूच को 20वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के एक महत्वपूर्ण संशोधनकारी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इतिहास के बारे में कहा कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना, भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित यात्रियों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा यात्री कब आया था, यह व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अलबरूनी, तो यह मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। और मोहम्मद गौरी ने वैसे भी 1100 अगर आप देखें तो 11 मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण, महमूद गजनवी होगा, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। तो अलबरूनी का जो कार्यकाल है वो 1017 से
1017 से 20 तक है किसका, अल-बरूनी का। तो पहला तो बी हो जाएगा। इसके बाद जो है इब्न बतूता आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था, 1333 में यह आया था, 1333 में आया था। उसके बाद है अगला सीदी अली रईस, यह अकबर के समय में आया था, 1556 में यह आया था। और उसके बाद है विलियम फिंच, तो विलियम फिंच किसके समय पर आया था, काफ़ी आसान है विलियम फिंच, तो यह 1608 में आया था, 1608 में आया था और जहांगीर के समय आया था विलियम फिंच। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो इस वाले प्रश्न का, तो ऑप्शन सी, BDAC। तो सबसे पहले कौन, अल-बरूनी के बाद कौन आ जाएगा, इब्न बतूता। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कौन, सीदी अली रईस। उसके बाद विलियम फिंच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है। तो किस स्थल पर पाई गई है, तो वैसे इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। पहला तो मुख्य रूप से तो लोथल, यह जो है यह मुख्य रूप से लोथल में पाई गई है, लोथल में यह मुख्य रूप से पाई गई है। इसके अलावा बनावली में भी हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को आयोग ने दोनों ही उत्तरों को सही माना था इसके, तो BC दोनों ही इसके आंसर सही होंगे। इस प्रश्न के B और C दोनों ही उत्तर इसके क्या होंगे, सही होंगे। इनके अलावा मनके क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो मनके बनाने का जो कारखाना था, एक तरह से आभूषण टाइप के मनके होते थे, बीट्स जिनको बोलते हैं। तो ये क्या होते थे, जो मतलब मनके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो बाहर से मंगाया जाता था, यह भी ध्यान रखना है। 3 जगह से मनके बनाने के कारखाने थे, लोथल, बनावली और चानूदड़ो। इन जगहों पर मनके बनाने के प्रमुख रूप से कारखाने थे। चानूदड़ो का यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो प्रमुख हड़प्पाई स्थल इसमें लोथल, बनावली, चानूदड़ो, मनके की कार्यशाला प्राप्त हुई है। और तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि मनके बनाने के लिए जो मटेरियल था वो बाहर से मंगाया जाता था और मनके बनाने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता था, मतलब बाहर व्यापार मनके का होता था, यह ध्यान रखिएगा। मनके एक तरह से आभूषण टाइप के होते हैं, आप नेट में इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आमरी को जान लेते हैं। आमरी क्या है, प्राक हड़प्पन स्थल। आमरी का ऐसा पहला स्थान है माना गया है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पन कालीन अवशेष मिले हैं। आमरी ऐसा पहला स्थान है जहाँ से प्राक हड़प्पन कालीन अवशेष मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। रंगपुर, रोजदी, लोथल ये गुजरात वाले एरिया के स्थल है, यह ध्यान रखिएगा, गुजरात एरिया के स्थल है। तो यहाँ से भूसी मिली है और इसी रंगपुर, रोजदी, लोथल और लोथल से ध्यान रखिएगा, अगर उस क्रम में देखें यहाँ से तो चावल के साक्ष्य मिले, ये IBC के काल के हैं। किस काल के हैं, IBC के काल के हैं। तो रंगपुर से क्या मिला है, भूसी, और लोथल से चावल का दाना मिला है। तो इस तरह से मतलब यहाँ IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन में चावल क्या था, सस्पेक्टेड था, मतलब चावल मतलब एकदम से है या नहीं कहा जा सकता था, एक तरह से सस्पेक्टेड था। तो यहाँ पर 2 जगह से, एक जगह से यहाँ से लोथल से भूसी, रंगपुर से क्या मिला है, दाने मिले हैं। तो यह आमरी क्या है, सब जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पन कालीन अवशेष मिले हैं, प्राक हड़प्पन कालीन अवशेष मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिरदौस मकानी बाबर से संबंधित है, के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नांकित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी। तो वो कौन था, वो जिसने ऐसा किया था, अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना भी कहा जाता है, रहीम खान खाना भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रहीम का पूरा नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान, तो जो यह अब्दुल रहीम खान खाना थे, यह किसके, बैरम खान के मतलब पुत्र थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने फिरदौसी मकानी मतलब ये जो है इसका क्या है, तुर्की में अनुवादित कर अकबर के सामने प्रशंसा बटोरी थी। ये किसके पुत्र थे, एक तो बैरम खान के पुत्र थे। और बैरम खान कौन था, मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। जहांगीर ने इन्हें नियुक्त किया था संरक्षक के रूप में। जब अकबर इनसे क्या करता है कि इनको हज जाने को कहता है बैरम खान को, तो रास्ते में इनकी क्या करता है, हत्या कर देता है, एक अफ़गान इनकी हत्या कर देता है। तो अफ़गान हत्या कर देता है, तो इस तरह से फिर अकबर क्या करता है, जो बैरम खान की वाइफ रहती है उनसे निकाह कर लेता है, और दूसरा ये इसको अब्दुल रहीम खान खाना को अपना वो कर लेता है, मतलब एक तरह से उसको अपना संरक्षण प्रदान कर देता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो थे बाद में यह मतलब ये क्या करते हैं, जहांगीर को एक तरह से गुरु का भी काम करते हैं, जहांगीर के यह गुरु भी थे। तो इन्होंने ही क्या करा था कि मतलब इनकी मतलब जब इन्होंने अकबर
ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। इनको अकबर ने मिर्ज़ा खां की उपाधि भी प्रदान करी थी। इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। इन्हें जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी का तो अनुवाद किया ही किया है। इसके अलावा इन्हें अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी का भी ज्ञान था। यह ध्यान रखिएगा, इनको मिर्ज़ा खान की उपाधि भी अकबर ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं है। तो देखते हैं सूची 1 को। तो एवान किससे संबंधित है? तो एवान एक संबंधित है किससे? एक स्तंभ युक्त वीथी गैलरी से। तो इसका तीसरा होगा, पहले का तीसरा। और उसके बाद एवान के बाद जो है बारादरी किससे संबंध है? बारादरी का तो यह है एक स्तंभ युक्त मंडप से। इसका संबंध किससे? एक स्तंभ युक्त मंडप से, जिसको क्या कहते हैं? मतलब पैवेलियन कहते हैं। चौथा, इसका चौथा हो जाएगा। और काशीकारी किससे संबंधित है? टाइल मोजेक से। काशीकारी टाइल मोजेक से संबंधित है काशीकारी। और ट्रेबिएट किससे संबंधित है? एक स्तंभ और लिंटन पर आधारित संरचना सिद्धांत से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन इस प्रश्न का अगर हम देखें तो ऑप्शन ए। क्या एवान क्या था? एवान एक स्तंभ युक्त वीथी गैलरी थी। बारादरी क्या था? एक स्तंभ युक्त वीथी और बारादरी क्या? एक स्तंभ युक्त मंडप था, पैविलियन भी जिसको कहा जाता है। काशीकारी क्या था? एक टाइल मोजेक, काशीकारी टाइल मोजेक कहा जाता है। ट्रेबिएट क्या था? एक स्तंभ और लिंटन पर आधारित संरचना सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। पहले तो हमें यहाँ पर शरीयत को समझना पड़ेगा कि शरीयत क्या होता है। शरीयत एक तरह से कानून की, अब हम उसको बुक समझ सकते हैं। जो भी इस्लामिक टेक्स्ट हैं, मुख्य टेक्स्ट हैं, कुरान और उसके अलावा जो हदीस, ये सब जो हैं 4 जो प्रमुख टेक्स्ट हैं, उनसे जो मुख्य जो इस्लामिक लॉ है, उनकी जो पुस्तक है, उसको एक तरह से शरीयत कहा जाता है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो शरीयत को कार्यान्वित करने से इसने इनकार कर दिया था। मतलब शरीयत के नियमों का पालन यह नहीं करता था। यह कहता भी था कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं ये नहीं जानता, मतलब एक तरह से बहुत शक्तिशाली शासक था यह कहता है। ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण किया। मतलब धर्म जो था, धर्म पर राज्य का नियंत्रण किया था। बाकी क्या होता है, धर्म ज़्यादातर राज्य को चलाते हैं। धर्म किसी भी, मतलब सरकारें अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसी सरकारें होती हैं जो धर्म राज्य को चलाते हैं। तो इसने ऐसा किया था कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण कर दिया था, एक तरह से राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। और अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मुमनिन, मतलब क्या उपाधियाँ दी इसने अपने आप को? यामिन उल खिलाफत नासिरी। इसके अलावा अमीर उल मुमनिन, जिसको अर्थ होता है खलीफा का नायब, की उपाधि धारण थी। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। मतलब राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग रखा। यह ऐसा भी कहता था कि मतलब मैं शरीयत को नहीं जानता, मैं वही करता हूँ जो मेरी प्रजा के लिए या जो मुझे अच्छा लगता है, और खुदा अल्लाह मेरे अंतिम समय में मेरे साथ क्या करेगा, इससे मुझे मतलब एक तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है वो करे। मतलब एक तरह से इसका धर्मनिरपेक्ष शासन भी कहा जाता है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली हम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आगे देखेंगे चर्चा इसकी भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसाफ्स के नाम से जाना जाता था? तो कौन था वह? अलाउद्दीन खिलजी था यही। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पहले अली गुरसाफ्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था एक तरह से। इसके बचपन का नाम अली गुरसाफ्स था। इसने राज्यारोहण के साथ ही, मतलब जैसे ही इसका राजगद्दी, इसने किसका? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके यह बना। गंगा नदी में कड़ा नामक स्थान पर इसने हत्या करी थी। गंगा नदी में नाव में इसने हत्या कर दी थी। तो इसने राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ। मतलब साम्राज्यवादी युग का मतलब क्या है? साम्राज्यवादी युग का मतलब जो मैं यहाँ पर से बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मतलब ये अलाउद्दीन के 2 तरह के सपने थे। मतलब एक तो यह अपना एक धर्म चलाना चाहता था, दूसरा यह पूरी दुनिया को विजित कर लेना चाहता था। इसीलिए इसने जो उपाधि धारण करी सिकंदर सानी, मतलब सिकंदर की तरह यह पूरी दुनिया को विजित कर लेना चाहता था। तो सिकंदर सानी, जो इसकी उपाधियों से भी प्रश्न आते हैं अलाउद्दीन की, तो सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण करी। तो इसने क्या किया, तो इसने इसी के अंतर्गत इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई ताकि क्या कर सके,
बाजार नियंत्रण प्रणाली अपना करके इसने क्या किया, यह क्या कर सके, सैनिक जो खर्च है उसको कम कर सके, अपनी आय बढ़ा सके। इसकी हम जो थ्योरी की क्लास होंगी वहाँ पर इसकी चर्चा को देखेंगे। तो यह सब चीज़ें इसने करी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से, तो इसने क्या करा, मतलब जैसे इसका राज्य गद्दी मिली तो इसने पहले उत्तर भारत में जीता, उसके बाद यह दक्षिण भारत की तरफ को जाने लगा। दक्षिण भारत में भी इसने क्या कहते हैं, काफ़ी सारे वंश हैं, जैसे यादव वंश है, यादव थे, होयसाल द्वार समुद्र में भी थे, और काकती लोग थे। इन सभी लोगों को इसके जो मंत्री, एक मुख्य सेनापति था मलिक काफूर, उसने दक्षिण भारत की विजय इसके लिए की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मतलब इसी ने क्या करा, सबसे पहले साम्राज्यवादी युग का आरंभ करा, मतलब साम्राज्य का अपने विस्तार करना चालू करा दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत जैसे कि सबसे पहले कौन था, दास वंश, उसके बाद खिलजी वंश। तो खिलजी लोगों ने क्या करा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है। तो यह जो सभी जो यहाँ पर नाम दिए हैं, पहली बात तो यह है कि ये सभी क्या है, उत्तर मुगल का काल के शासक हैं। यह सभी औरंगजेब की मृत्यु के बाद के शासक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब के बाद बना था, कौन था, बहादुर शाह का पुत्र था। यह औरंगजेब का पुत्र था बहादुर शाह। उसका असली नाम मतलब क्या था, मुअज्जम था। औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मुअज्जम, मोहम्मद, आजम, और किसके था, इनका नाम क्या था, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। 3 पुत्र थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। इन सभी में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो इस मुअज्जम ने सबको एक एक करके निपटा दिया और अपना क्या बना, यह शासक बना। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो ये 1707 से कब तक रहा, 12 तक रहा था। कौन, बहादुर शाह। इसके बाद कौन बनता है, इसके बाद बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह बनता है। तो जहांदार शाह जो बनता है उसका कार्यकाल क्या रहता है, 1712 से 13 तक। ये 12 से 13 तक रहता है केवल जहांदार शाह। उसके बाद कौन बनता है, जहांदार शाह के बाद कौन बनता है, फारूक सियर। फारूक सियर जिसको घृणित कायर भी कहा जाता है। 1700 ये कब बनता है, 1713 से कब तक, 1719 तक कौन रहता है, फारूक सियर रहता है। 1713 से 19 तक फारूक सियर रहता है। और इसी ने क्या करा था, एक फरमान भी जारी किया था ब्रिटिशों के लिए। तो दस्तक, फरमान, ये सब इसी ने जारी किया था। उसको ब्रिटिशों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसने जारी किया था, उससे कई अधिकार ब्रिटिशों को मिल जाते हैं। तो यहीं से एक तरह से मतलब अंग्रेज़ों का वर्चस्व धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट होता है। और इसी ने क्या करा था, बंदा बहादुर को भी मरवा दिया था पकड़ करके। तो फारूक सियर इस तरह से देख सकते हैं 1313 से 19 तक था। इसके बाद लास्ट में कौन बनता है, मोहम्मद शाह। यह 1319 से 1348 तक, काफ़ी लंबा इसका कार्यकाल था। बहुत चीज़ें इसने अपने कार्यकाल में बहुत सी चीज़ें देखी थी। तो इस तरह से हमारा क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम, सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, फारूक सियर, फिर मोहम्मद शाह। तो क्रम क्या होगा, CBAD। तो CBAD ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे के तर्क आर कहा गया है। अभिकथन और इन दोनों को बताइए। इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन यह तो बिल्कुल सही है कि इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है, बिल्कुल। दूसरा है, ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्यों के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है, बिल्कुल सही। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। तो इसका जो एक ही सही व्याख्या आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होता है, इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमित कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग क्या है, अंग अतीत, सभ्य युग, विषय वस्तु, घटनाओं का अनुक्रमित प्रसार और विचार प्रक्रिया है। वर्तमान में जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है। ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं। पहला, उसे पाठ में परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है, बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल। तीसरा, यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक
कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने, बिल्कुल गलत, उसको कोई निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। तीसरा है, चौथा है, इतिहासकार को अवधिमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कथन कौन कौन से सही हैं? ए, बी, डी और सी कथन गलत है, उसे कोई रचनात्मक कल्पना उसमें नहीं ऐड करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हम देखते हैं कथन कारण वाला यह सवाल था, तो इसमें जो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, मतलब गलत कथन कौन सा है इसमें? जो कथन सही नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, यह सही नहीं है। क्या होता है कि इतिहासकार द्वारा अपनी बात को रखने के लिए लेखक द्वारा जो नहीं किया गया है उसे पाठ में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उस विषय की प्रामाणिकता की जांच भी कर लेनी चाहिए तथा उसके निष्कर्ष को देखते हुए उस विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। किसी विषय को रखने के लिए उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर संदेह की स्थिति में उससे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से सही, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन से कथन सही हैं यह हमें बताना है। तो कथन प्रश्न है, कासिम खान को सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माण के रूप में ख्याति आगरा के किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था, बिल्कुल सही। अगला है, बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था, बिल्कुल। अगला है, फादर मोन्सेरेट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफ़र मैना सैपर की साधारण स्थिति से उक्त उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था, बिल्कुल सही है यह भी। अगला है ऑप्शन डी, 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों को नियुक्त किया था, जिनमें एक कासिम खान थे, यह गलत है। तो इस प्रश्न का कौन से सही है? तो ए, बी, सी तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए, बी, सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो देखते हैं कासिम खान के बारे में जानते हैं। कासिम खान सज्जवर कहते हैं, वर्तमान अफगानिस्तान में है, में मीर मुराद जुवेनी के पुत्र के रूप में विख्यात हुए। और इन्होंने क्या करा, मुराद जो थे इनके पिता ने अकबर के पुत्र शाहजहां को तीरंदाजी सिखाई थी। अकबर के पुत्र किसको? अकबर के पुत्र शाहजहां, अकबर के पुत्र शाहजहां को तीरंदाजी सिखाई। और इस्लाम खान चिश्ती के शासनकाल में कासिम खान ने पहली बार बंगाल में खजांची के रूप में नियुक्त किया। इस्लाम खान चिश्ती के शासनकाल में कासिम खान ने पहली बार बंगाल में खजांची के रूप में कार्य किया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने उसे आगरा का सूबेदार बनाया। आगे चलकर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मुराद, अकबर ये शब्द हैं ये मुगल शासकों से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आगे चलकर ये सब अफगानिस्तान की बातें चल रही हैं। अब यहाँ जो जहांगीर है यह मुगल शासक हैं। आगे चलकर मुगल जहांगीर ने इसे आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पूर्व ही सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक भी चुना गया था। 1628 में शाहजहां ने उन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। किसको? इसी कासिम खान को नियुक्त किया था। 1583 में अकबर द्वारा बनाए गए शाही इमारत की देखभाल के लिए नियुक्त 8 व्यक्तियों में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ साथ पशुपत चिन्ह के साक्ष्य का समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो कौन सा? अधीरम पक्कम। तो ध्यान रखना है, पुरापाषाणकालीन के अवशेष सोहन घाटी से मिले हैं, बेलन नदी, नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाशरों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, क्या चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति। पेबुल वो होते हैं, जैसे आप नदियों में देखा होगा आपने, तो पत्थर घिस करके जो होते हैं, वह घिसे हुए पत्थर जो होते हैं, एक तरह से चिकने जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उसे पेबुल, उनसे बनाए जाने वाले चॉपर चॉपिंग। चॉपर मतलब एक तरफ से धार होती थी, चॉपिंग में मतलब दोनों तरफ से धार होती थी। तो इस तरह से पेबुल संस्कृति के जो पत्थर होता था उस संस्कृति के थे। इधर हैंड एक्स संस्कृति, तो जो पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में बांटा जाता है, चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति, दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बद मदुरै एवं अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं, यह ध्यान रखना है। यह साधारण पत्थरों के कोर एंड फ्रेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर व स्क्रैपर हैं। अतिरमपक्कम से ही एस्यूलियन औजार के साथ पशुपात चिन्ह का एक समुच्चय का साक्ष्य भी मिला है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा। दूसरा है तर्क आर, वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे, बिल्कुल गलत। तो कथन तो सही है और तर्क गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा?
यह क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो जो राजशेखर थे वो गुज्जर वंशी नरेश महेंद्रपाल एवं उनके पुत्र महिपाल प्रथम के गुरु मंत्री थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरिविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना करी थी। जो इन्होंने बाल रामायण शीर्षक से एक नाटक जो लिखा, बाल रामायण नामक ग्रंथ में 10 अंक हैं जो इन्होंने लिखा था, जिसमें सीता स्वयंवर से लेकर अयोध्या लौटने तक की रामकथा का नाटकीय वर्णन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।